चंद्रहासनी एकेडमी के करंट अफेयर की इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, करंट अफेयर का क्षेत्र अध्ययन की दृष्टि से जितना विस्तृत है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को हमेशा ये समस्या रहती है कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर की नई सीरीज में ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे हम, जहां एग्जाम से सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार 2024। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 2025 तक इन नए नामों के आने तक ये नाम नहीं भूलेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, ये जानकारी पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नोबेल पुरस्कार 2024, देखिए, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। पर मैं अगर कहूंगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने ये स्वयं दिया है, ये स्वयं घोषित किया है इस पुरस्कार को देने के लिए, तो आप अचरज में आएंगे। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन में, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। और इसी दिन 10 दिसंबर को यह पुरस्कार भी वितरित किया जाता है विजेताओं को। अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं डायनामाइट की खोज के लिए। अब इस पुरस्कार के घोषणा के पीछे एक छोटी सी कहानी है, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। अल्फ्रेड नोबेल के फैक्ट्री में एक दुर्घटना होती है, जिसमें उनके छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। और दूसरे दिन अखबार में, जैसे कि हर घटना की जानकारी छपती है, इनकी भी जानकारी छपी, पर इनके छोटे भाई के जगह इनका नाम छप गया और उसमें लिखा था मौत के सौदागर की मृत्यु। ये बात उन्हें अंदर तक गहरी चोट करती है और ये तय करते हैं कि मैं अपनी वसीयत में अपनी जितनी भी संपत्ति है वो ऐसे लोगों के नाम कर दूंगा जो इस पृथ्वी पे बहुत अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं। यहीं से शुरू होती है नोबेल पुरस्कार की देने की शुरुआत होती है। इनकी मृत्यु होती है 1896 में। ये अपनी वसीयत में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की बात करते हैं, जिसमें आप देखेंगे ये 5 पुरस्कार की वो घोषणा करते हैं कि ये 5 पुरस्कार ऐसे पृथ्वी पर अच्छे काम करने वाले लोगों को दिया जाए। और ये जो आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार देख रहे हैं आप, ये बहुत बाद में शुरू किया गया था। तो 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। वहीं यह पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था 1901 में। इन्होंने 5 पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिन पर हम बात करेंगे। भौतिकी का पुरस्कार, रसायन का पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, जिसे स्वीडिश के रिस्क बैंक ने प्रारंभ किया था 1868 में। और इसे पहली बार दिया गया था 1968 में, और इसे पहली बार दिया गया था 1969 में। वहीं इन्होंने जब इस पुरस्कार की घोषणा की अपने वसीयत में, तो उन्होंने ये भी तय किया था कि ये पुरस्कार के नामांकन की घोषणा कौन करेंगे। तो भौतिकी, रसायन के लिए इन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस को चुना। वहीं चिकित्सा के लिए इन्होंने कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एट द नोबेल असेंबली, उस इंस्टीट्यूट में एक नोबेल असेंबली है, वो इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करती है। वहीं साहित्य के लिए इन्होंने स्वीडिश एकेडमी को चुना। और शांति का पुरस्कार आप देखेंगे, बाकी सारे पुरस्कार स्वीडिश कंट्री से ही दिए जा रहे हैं, और वहीं जो शांति का पुरस्कार एक अकेला है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि शांति का पुरस्कार एक दूसरे देश के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि उसका जस्ट पड़ोसी देश है, नॉर्वे। वहां की नोबेल समिति ये शांति का पुरस्कार के विजेता के नाम की घोषणा करती है। वहीं आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार हम देख चुके हैं, जो कि बहुत बाद में शुरू किया गया, पर इसके विजेताओं के नामों की घोषणा भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ही करती है। अब आगे देखते हैं कि इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं इन पुरस्कारों के वितरण की। हम देखते हैं मानदंड में, सबसे पहले देखते हैं पुरस्कार क्या केवल व्यक्ति को ही दिया जा सकता है या संस्था को भी दिया जा सकता है। तो हम देखेंगे यह पुरस्कार व्यक्तियों को ही दिया जाता है। अपवाद स्वरूप शांति का पुरस्कार व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जा सकता है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या यह मृत्यु के उपरांत दिया जा सकता है?
तो देखिए मृत्यु के उपरांत नहीं दिया जा सकता। हाँ, पर यदि पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद, उनके नाम की घोषणा हो जाने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है, तो यह पुरस्कार उसे दिया जाता है। वहीं यह पुरस्कार क्या एक से अधिक बार दिया जा सकता है एक ही विजेता को? यानी कि जो पिछला जीत चुका है, क्या उसे अगली बार फिर ये मिलेगा? तो हाँ, ये पुरस्कार उसे अगली बार फिर मिल सकता है। और हम देखेंगे कि क्या यह पुरस्कार हम देखेंगे कि क्या यह पुरस्कार एक से अधिक कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो यह एक पुरस्कार एक साथ 3 लोगों को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम, यह पुरस्कार अभी तक इस प्रकार से जो इसकी क्राइटेरियाज हैं, उसमें किन किन को मिला हुआ है। तो सबसे कम उम्र के विजेता है मलाला यूसुफजई। वहीं सबसे अधिक उम्र के विजेता है इसमें जॉन बी गुड इनफ। और एक ही संस्था को एक से अधिक बार प्राप्त हुआ है, तो वह संस्था है रेड क्रॉस समिति, जो इसे 1917, 1944 और 1963 में प्राप्त हुआ है। वहीं हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति जिसे एक से अधिक बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप देखेंगे मैंने इसका यहाँ कोड लिखा हुआ है, मैलिजा फ्रेस। मैं जिस नामों को ना भूलने की बात कर रहा था, जिसमें आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, वो यही एक तरीका है कि आप उसे कोड बनाकर याद रखें। तो जैसे आप देखेंगे मैलिजा फ्रेस, तो इसमें मैं आ जाएगा आपका मैडम क्यूरी के लिए, ली आ जाएगा आपका लिनस पॉलिंग है, वहीं जॉ से जॉन बॉर्डिन और एफ से फ्रेडरिक सेंगर और स से बैरी शार्पलेस। बैरी शार्पलेस ऐसे अकेले विजेता हैं जिन्हें एक ही क्षेत्र के लिए, रसायन क्षेत्र के लिए 2 बार यह पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, अब आगे आप देखते हैं कि 2024 के विजेता कौन कौन से हैं और उन्हें अपने किस महत्वपूर्ण काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हम देखेंगे भौतिकी के लिए मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। जॉन हॉपफील्ड को यह पुरस्कार मिला है अपने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए, और वहीं जेफरी हिंटन को यह पुरस्कार मिला है मशीन लर्निंग के लिए। आज जो हम चैट जीपीटी इस टाइप के जो एआई टूल्स देखते हैं, इन्हीं की खोज का नतीजा है कि हम आज एआई को इतना विकसित देखते हैं। फिर भी इनका कहना है कि ये एआई का ये अभी प्रथम चरण है, आगे इसे और विकसित किया जाएगा। वहीं मशीन लर्निंग के लिए जो इन्होंने काम किया है जेफरी हिंटन ने, इनकी एक मशीन है बोल्ट्जमैन मशीन, जो एआई का विकसित रूप है। वहीं हम इसके कोड की बात करेंगे, तो देखिए जेफरी ने मशीन लर्निंग में जान डाल दी। आप ये नाम, तो जैसे हम कोड की बात कर रहे थे, आप देखेंगे जेफरी ने मशीन लर्निंग में जान डाल दी। जेफरी हिंटन, जॉन से जॉन हॉपफील्ड, आपको ये याद रहेगा। वहीं मशीन लर्निंग से किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला, एआई से संबंधित है ये। अगर आपको जोड़ी मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी देता है कि निम्न क्षेत्र में इनको किस लिए पुरस्कार मिला है, तो आपको इस कोड से ये बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। वहीं हम देखेंगे रसायन की बात करें, तो रसायन क्षेत्र के लिए मिला हुआ है डेविड बैकर को और डेमिस हस्सबस और जॉन जंपर को। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बैकर को मिला है। अब ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन क्या है, तो देखिए प्रोटीन की संरचना बड़ी ही जटिल होती है, कार्बनिक अणुओं से बनी होती है, और उसका जो सीक्वेंस होता है उसे पता लगाना बहुत समय लगता है, उसमें 6 महीने से साल भर लग जाएगा। इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटेशनल डिजाइन के द्वारा इन्होंने नए प्रोटीन की ही संरचना की है, एक नया प्रोटीन ही बना दिया है। अब इस नए प्रोटीन की उपयोगिता ये है कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ को हम डिग्रेड करने के लिए इनके खोज की उपयोगिता उसमें साबित होती है। वहीं डेमिस हस्सबस और जॉन जंपर की खोज की बात करें, तो इन्होंने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए अल्फा बोल्ट्स नाम की एक एआई आधारित टूल्स तैयार की है। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बड़ी ही जटिल होती है, उसे प्रिडिक्ट करना बड़ा ही समय लगता है, उसे बहुत समय लगता है उसमें। तो इन्होंने एआई टूल्स की मदद से इस संरचना की प्रिडिक्शन को बड़ा ही आसान किया है।
इस मद्देनजर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। डेविड बेकर को इस पुरस्कार की आधी राशि दी गई है और बाकी आधी राशि डेमिस हस्सबस और जॉन जंपर को दिया गया है। वहीं इसके कोड की बात करें तो आप देखेंगे डेविड ने बकरे का हिस्सा जंप कर लिया। अब देखिए डेविड से आप इसका नाम याद रख लेंगे, डेविड बेकर। वहीं हिस्सा से आप देख लेंगे यहाँ पे डेविड हस्सबस, और ये जंप कर लिया मतलब कि खा लिया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो तीनों नाम यहाँ जा रहे हैं, डेविड बेकर, हस्सबस और जॉन जंपर। देखिए ये कोड तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने याद रखने के तरीके से आप इसे कुछ भी बना सकते हैं। वहीं इनकी खोज की बात करें तो वो भी इसमें आपको दिखाई देगा। बकरा क्या होता है, मीट क्या होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। और इनकी खोज के लिए, इन्हें किसकी खोज के लिए मिला यह पुरस्कार, तो आप आसानी से याद कर लेंगे इसमें कि इन्हें प्रोटीन से संबंधित किसी खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। वहीं आगे देखते हैं हम, वहीं आगे देखते हैं चिकित्सा के लिए किन्हें पुरस्कार मिला है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकून को चिकित्सा के लिए मिला है। इन्हें किस लिए मिला है, तो इन्हें इन्हें मिला है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। जैसा कि पिछला हमने देखा प्रोटीन, तो इनका भी संबंधित प्रोटीन से ही खोज है कि जो प्रोटीन के निर्माण में जो योगदान होता है आरएनए का, उसमें एक गैर कोडिंग अणु होता है जिसे कहते हैं माइक्रो आरएनए। और ये आपके आनुवांशिक आनुवांशिक जानकारी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, उसे साइलेंस करता है। कहने का मतलब जैसे कैंसर की बीमारी में आप देखेंगे कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, तो यह प्रोटीन के निर्माण में ऐसे कोशिकाओं को कि भाई इस कोशिका के लिए इस प्रकार की जेनेटिक जानकारी जरूरी है, ये वहां तक वो पहुंचाने के लिए नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार के कैंसर जैसी बीमारी में हम इनके नियंत्रण को लाभकारी पायदान पर पहुंचा सकते हैं। तो इनकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा से। और अगर इसकी कोड की बात करें तो आप देखेंगे विक्टर ने गैरी को एम्बुलेंस से ले गया। आप देखेंगे विक्टर नाम आ गया यहाँ पे। आप एम्बुलेंस से अनुमान लगा सकते हैं यह चिकित्सा के लिए है। वहीं ये गैरी नाम दिया गया, विक्टर ने गैरी को एम्बुलेंस से ले गया। अब वो कहीं भी ले गया होगा, तो आप देखेंगे आप इसे किस लिए पुरस्कार मिला, तो एम्बुलेंस से आराम से दिमाग लगा लेंगे कि हाँ भाई ये एम्बुलेंस है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, और ये दोनों उनके नाम हो गए। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, चिकित्सा के बाद साहित्य के लिए किसे मिला है, तो साहित्य के लिए मिला है हांगकांग को। ये दक्षिण अफ्रीका की साहित्यकार हैं और इन्हें पुरस्कार मिला है इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। अब ये गहन काव्यात्मक गद्य क्या है, तो देखिए युद्ध के समय जो आघात होता है, मनुष्य की मार्मिकता होती है, उस नाजुकता को आप इनके साहित्य में देखेंगे। और इनके जैसे महत्वपूर्ण साहित्य है जैसे द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, द ह्यूमन एक्ट्स। तो ये अच्छा, इनकी खास बात यह है कि ये प्रथम एशियाई महिला है जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। आप इनके बुक्स, अब यहाँ पे मैंने एक दो नाम सुझाए हैं, आप इनके बुक्स के और नाम देख सकते हैं कि शायद वो एग्जाम में पूछे जाने की उनकी संभावना बनती है। वहीं इनके कोड की बात करें तो देखिए बड़ा आसान है, दक्षिण कोरिया से
कविता लिखने हांगकांग हांगकांग गई। देखिए मैंने इनके गृह देश को इसलिए शामिल किया क्योंकि ये एशिया की पहली महिला है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्या पता आपसे ये कौन से क्षेत्र से है, ये भी पूछा जा सकता है। इनके महत्वपूर्ण साहित्य कौन कौन से हैं, उन पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। इसलिए देखिए इनका कोड होगा दक्षिण कोरिया से कविता लिखने हांगकांग गई। ये नाम इनसे आपका पता चल जाएगा। और कहाँ से गई? दक्षिण कोरिया से गई। तो दक्षिण कोरिया इनका गृह नगर है, गृह देश है। तो ये दोनों और ये तीनों सवाल आपसे ये हल हो जाएंगे अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो। वहीं अगला देखें तो शांति का पुरस्कार, यह पुरस्कार मिला है जापान की एक संस्था है जिसका नाम है निहान हिंडाक्यो। यह क्या करती है? तो यह परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है और ये ऐसे लोगों के प्रमाण प्रकट करती है जो नागासाकी और हिरोशिमा के समय ऐसे दुर्घटना में गवाह रहे हैं। तो ये उनके वीडियो बनाकर प्रसारित करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि देखिए अगर आप इस प्रकार से परमाणु हथियार को और बढ़ाएंगे, उसके युद्ध के आप कहें उनके युद्ध के घटनाओं को आगे और होने के लिए उत्साहित करेंगे तो ये इतना खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे जो भी घटनाएं ना हो उनके लिए, इसके प्रयासों के लिए इन्हें मिला है शांति का पुरस्कार। तो इसका तो साधारण सा कोड आप देखेंगे, आप कुछ भी बना सकते हैं। जापानी हिंडाक्यो ने परमाणु युद्ध रोका। कहाँ की संस्था है? जापान की संस्था है। क्या नाम है? हिंडाक्यो। किस लिए मिला है? परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। वहीं आगे बात करते हैं आर्थिक विज्ञान की। तो आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार मिला है साइमन जॉनसन, डेरान एसमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन को। इन्हें यह पुरस्कार मिला है संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए। अब ये संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव क्या है? तो देखिए शासन दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो निरंकुश है या एक समावेशी शासन है। तो समावेशी शासन में आपको संपत्ति का अधिकार होता है, आपको मौलिक अधिकार होता है, आपके पास विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। वहीं आप चीन को देखें तो वहां पे व्यापार के लिए तो खुला है, उसकी अर्थव्यवस्था खुली है, उसकी अर्थव्यवस्था। वहीं आप उसके प्रशासन की बात करें तो वो कभी कभी निष्कर्षण सा दिखाई देता है, निरंकुश सा दिखाई देता है। तो इनका कहना है कि ऐसे शासन में अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती, और अगर वो विकसित लग भी रही है तो एक टाइम के बाद उसका सूरज ढल जाएगा। वहीं इन्होंने इसमें दूसरा साक्ष्य प्रकट किया, वो थोड़ा हास्यास्पद है। इनका कहना है कि जो यूरोपियंस थे, जो कभी औपनिवेशिक क्षेत्र बनाकर रखे हुए थे, तो वे कहीं जाकर बस गए तो वो क्षेत्र डेवलप्ड हो गया। किंतु यदि ये वहां से चले गए कि वहां रहना नहीं चाहते थे, जैसे आप भारत को ही ले लीजिए, तो उन क्षेत्रों ने, उन देशों ने इनके पुराने ढर्रे को ही अपना के रखा हुआ है, औपनिवेशिक वाला। कहने का मतलब शोषणकारी। परंतु मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप भारत में देखेंगे इनके जाने के बाद उनके औपनिवेशिक नीतियों को, यहाँ तक कि उनके चिन्हों को भी बदलने का काम हुआ है, चाहे वो नया संसद भवन हो, चाहे वो किसी नाम में परिवर्तन हो। तो ये दूसरा साक्ष्य इनका थोड़ा हास्यास्पद है, किंतु जो पहला वाला साक्ष्य है कि हाँ, शासन अगर निरंकुश है या समावेशी है तो उससे अर्थव्यवस्था के विकास को, खुशहाली को प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपके नोबेल पुरस्कार, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अपने एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप इनसे बिल्कुल ना चूकें, नहीं चूकेंगे। और भारत के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए।
और वहीं दूसरे इसके विजेता थे सीवी रमन। आप उनके खोज के बारे में कहूँ तो प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित इनका खोज था, जिससे इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं अंतिम और नवीनतम, अंतिम नहीं कहना चाहिए, नवीनतम भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता है आर्थिक विज्ञान के लिए उन्हें मिला था, इसी क्षेत्र से मिला था। उनका नाम था, वो नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।